नमस्कार, पब्लिक इंडिया 9 एम संस्करण में आप सबका स्वागत है। हम लोग चर्चा आज करेंगे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने स्मार्ट मीटर्स का कॉन्ट्रैक्ट स्क्रैप कर दिया अदानी का। क्यों किया, कैसे किया और आपको ज्ञात होगा कि अदानी ने तमिलनाडु में भी अपना एक सोलर कॉन्ट्रैक्ट सोलर कॉर्पोरेशन एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू किया था। उसका क्या हुआ? एम के स्टालिन का उसमें क्या कहना है, इस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये 8.2 मिलियन यानी कि 82 लाख स्मार्ट मीटर्स का प्रोजेक्ट था। सेंटर फंडेड प्रोजेक्ट था। 19,000 करोड़ का रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंडर था और इसमें स्मार्ट मीटर्स लगाए जाने थे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस के लिए। और इसका ठेका जो था वो तमिलनाडु एनर्जी कॉरपोरेशन का था, जिसका नाम टैंगडो को भी कहा जाता है। और एग्रीकल्चरल मीटर्स को छोड़ के बाकी घर, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल में ये स्मार्ट मीटर्स लगने थे जो एफिशिएंसी इंप्रूव करते हैं या बिलिंग को इंप्रूव करते हैं। बिजली के ऑफिशियल्स का कहना है कि ये जो प्राइस कोट किया गया था अदानी की कंपनियों द्वारा वो अनएक्सेप्टेबल था, क्योंकि नेगोशिएशंस में कॉस्ट जो थी वो ज्यादा बताई गई और चारों टेंडर जो अगस्त 2023 में फ्लोट किए गए वो कैंसिल कर दिए गए हैं। हालांकि इसमें 3 पैकेजेस थे जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करते थे। और टेंगडो का कहना है कि गवर्नमेंट जो है अब ये फिर से रीफ्लोट करेंगे इन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, क्योंकि जो पहले टेंडर्स थे वो 3 पैकेजेस कवर कर रहे थे सारे डिस्ट्रिक्ट्स को और अब उनको रीफ्लोट करना पड़ेगा क्योंकि ये टेंडर्स जो हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु की जो एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसने 1,000 मेगावाट का सोलर एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट भी अदानी को दिया था और यूएस इंडाइटमेंट में $265 मिलियन की रिश्वत यानी कि 2,200 करोड़ या 2,029 करोड़ एक्सचेंज रेट के हिसाब से पैसा जो है रिश्वत में दिया गया। और ऐसा ही इल्जाम आंध्रा, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा और एक और स्टेट पर लगा। हालांकि आंध्र प्रदेश की सरकार में चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि अभी हमारे पास कोई इम्प्रोप्राइटरी का मामला नहीं आया है और जैसे ही अगर हमें पता लगेगा कोई पैसे का लेन देन हुआ है तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। बड़ा मुश्किल है क्योंकि एम के स्टालिन साहब ने ये कहा कि मैं कभी अदानी को नहीं मिला हूं और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू हमारी स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को दिया गया है तो हमने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन पे ट्रस्ट करके ये कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया है। ये कॉन्ट्रैक्ट हमने कोई अदानी से कोई फेवर्स लेने के लिए या पैसा लेने के लिए या कोई गेन्स के लिए हमने नहीं किया है, इसकी बात हम साफ तौर पर कर सकते हैं। उधर आंध्रा की सरकार के ऊपर यूएस इंडाइटमेंट में साफ साफ लिखा है कि फॉरेन ऑफिशियल वन ने आंध्र प्रदेश में अदानी खुद मिलने उनको गए थे, गौतम अदानी खुद उनको मिलने गए थे। उसमें तारीखें भी हैं कि सेकी के साथ, सोलर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ और एपी की स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ अगस्त 7 2021 और सितंबर 12 2021 और आगे नवंबर 20 2021, ये 3 डेट्स, स्पेसिफिक डेट्स दी गई हैं कि अगस्त 7 2021, सितंबर 12 2021 और नवंबर 20 2021 में इस फॉरेन ऑफिशियल वन ने इंडाइटमेंट में हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल, इसका नाम बताया जाता है, उसने मई 2019 से जून 2024 तक वो ऑफिशियल जो है अपनी पोजीशन पर था। अब अगर इंडाइटमेंट में उस फॉरेन ऑफिसर वन का नाम नहीं आ रहा है, पर एक फाइलिंग जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की यूएस की है वो ये कहती है कि अगस्त 2021 में अदानी साहब पर्सनली चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी को मिले थे। तो क्या जगन मोहन रेड्डी ही वो फॉरेन ऑफिशियल हैं? इस बात की पुष्टि तो अब, क्योंकि ये मामला फेडरल कोर्ट में चला गया है, पहले ये मामला लीगल काउंसिल के पास था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ब्रायन पीस जो हैं अटर्नी, उनका ट्रांसफर हो जाता है और फिर ये मामला फेडरल कोर्ट में जाता है जिसमें सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटीज को फेडरल कोर्ट सुनेगी। और फेडरल कोर्ट्स की जो वर्किंग है हमारे देश में, जैसे वर्किंग होती है सेशन कोर्ट की या लोअर कोर्ट की, वैसे ही फेडरल कोर्ट काम करता है। वो सबूत, साक्ष्य मांगेगा, जो विटनेसेस हैं वो मांगेगा, जो सर्च वारंट्स हुए उसमें क्या एविडेंसेस हैं वो रिकॉर्ड किए गए वो मांगेगा, उसके बाद उसमें तारीखें लगेंगी, तफ्तीश होगी। तो ये मामला अब 3 या 4 साल के लिए लटक गया और फेडरल कोर्ट्स में क्या फैसला आता है? अगर साक्ष्य प्रस्तुत करने में कोई दिक्कत आती है एजेंसीज को, या जो सर्च वारंट्स लगाए गए उसमें जो सबूत, सागर अडवाणी के जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है या जो लैपटॉप का डिटेल्स है जिसमें
सारी एक्सेल शीट्स थी जिसमें पैसा किस हिसाब से दिया गया, किसको किसको दिया गया, कौन से वो ऑफिशियल्स थे, क्योंकि इंडाइटमेंट में 1750 करोड़ रुपए आंध्र के ऑफिशियल्स को देने की बात आई और बैलेंस पैसा और स्टेटों में देने की बात आई। हालांकि तमिलनाडु की सरकार ये कहती है कि हमारा अदानी से कोई लेना देना नहीं है और अदानी के साथ एम के स्टालिन कहते हैं कि हमारी कभी कोई मीटिंग गौतम अदानी या सागर अडानी या 6 लोग जो इंडाइटमेंट में हैं, जिन्होंने 2029 करोड़ की ब्राइब दी, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है और हम चाहते हैं कि इस पर जेपीसी बैठे। हालांकि अदानी ग्रुप ने ये सारी एलिगेशंस को बेसलेस कह के उसको खत्म कर दिया है। यूएस इंडाइटमेंट में ये भी कहा जा रहा है कि जो सेंटर की सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया थी, उसी के द्वारा ये 12 गीगावाट 8 गीगावाट अदानी कंपनी के लिए, 4 गीगावाट अजूर को पावर के लिए सिक्योर किए गए ये कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें जो अदानी पर ऑपोजिशन का अटैक है वो और तीव्र हो गया है और स्टेट पॉलिटिकल सर्कल्स में स्टालिन गवर्नमेंट ने ये भी कह दिया है कि हम इस टेंडर को रिवोक कर देंगे, क्योंकि अगर एलिगेशंस की बात आ रही है कि इसमें रिश्वत दी गई है तो हम जेपीसी की मांग करते हैं, इस पे पूरी जांच होनी चाहिए और जब तक ये जांच क्लियर ना हो जाए तब तक हम ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं लेंगे। तो इसका मतलब है कि तमिलनाडु की सरकार तो इसको रिवोक कर रही है, उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आंध्र में जो आपका जगन मोहन रेड्डी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में है, इसीलिए उनकी सरकार जो है सेंटर में बनी हुई है। और कहीं ना कहीं ये फॉरेन ऑफिशियल वन का नाम जगन मोहन रेड्डी के साथ इसलिए जुड़ जाता है कि अदानी साहब पर्सनली चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश को मिले थे मई 2019 और जून 2024 के बीच में, और जगन मोहन रेड्डी उसी दौरान मई 2019 और जून 2024 के बीच में सीएम थे। तो क्या ये फॉरेन ऑफिशियल्स जिसका नाम फॉरेन ऑफिशियल वन इंडाइटमेंट में है, क्या ये जगन मोहन रेड्डी हैं? ये तो अब साक्ष्य जब मिलेंगे फेडरल कोर्ट के पास तभी पता लगेगा। पर तमिलनाडु ने सीरियसली कह दिया है कि 1000 मेगावाट का हम अपना प्रोजेक्ट जो है उसको हम रिवोक कर देंगे। हालांकि स्टालिन ने असेंबली में एक स्टेटमेंट भी दी थी और उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एग्रीमेंट जो है वो पब्लिक सेक्टर एंटिटी सेकी के साथ हुआ था, यानी कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ हुआ था सोलर पावर प्रोक्योरमेंट के लिए, ना कि अडानी के साथ हुआ था। तो ये इल्जाम हम पे ना लगाए जाएं। अगर हम कैंसिल करेंगे, रिवोक करेंगे तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको हम रिवोक करेंगे। अदानी को तो हमने एंटरटेन किया ही नहीं। हालांकि जो तमिलनाडु की जो आरडीएसएस की इनिशिएटिव थी ये सेंटर के अंडर आती है, 19,000 करोड़ रुपया उन्होंने देने थे और सैंक्शन प्लान जो था वो 30 मिलियन टोटल स्मार्ट मीटर्स का था। पहले 8 मिलियन, पहली खेप में 8 मिलियन आने थे, उसके बाद 30 मिलियन आने थे। इंस्टॉलेशन जो थी वो स्टेट की टेक्निकल और कमर्शियल लॉसेस को कवर करने के लिए थी, जिसमें 10 से 16% का फायदा उस जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसको होना था, क्योंकि ये बिलिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव करती है और टैरिफ प्लानिंग को बढ़ाती है। हालांकि टैरिफ प्लानिंग को और रेगुलराइज करती है। एक एक्सपर्ट ने तमिलनाडु जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसके बारे में ये भी कहा था कि टेंडर कैंसिलेशन जो है वो एक बड़ा कॉशियस अप्रोच के साथ किया जाएगा, क्योंकि अदानी को फेवरेटिज्म के जो एलिगेशंस है उसमें तमिलनाडु की सरकार तो बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हो सकती। जो कंट्रोवर्सी है ग्रुप के बिजनेस प्रैक्टिसेस में डोमेस्टिकली तो थी ही, अब तो यूएस इंडाइटमेंट के बाद ये मामला इंटरनेशनल बन गया है। तो एस जयशंकर भी गए थे अमेरिका में और वो जैक सॉलिवन को मिले और उनके एनएसए के वो अपने अमेरिका के जो उनके इंचार्ज हैं उनको भी मिले, क्योंकि आपको पता है अजीत डोभाल अभी यूएस नहीं जा सकते, क्योंकि अजीत डोभाल जो है गुरपतवंत सिंह पन्नू के केस में उनका नाम है और गौतम अदानी साहब तो बिल्कुल नहीं जा सकते क्योंकि उनके नाम तो अरेस्ट वारंट भी है और फेडरल कोर्ट में उनका केस है। तो बचे जयशंकर साहब, तो जयशंकर साहब को भेजा गया महीने के आखिर में। अब ये सरकार जाते जाते सवाल ये खड़ा हो जाता है, क्या ये सरकार जाते जाते अदानी जी का केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फेडरल कोर्ट में क्रिमिनल और सिविल लाइबिलिटीज दोनों की सुनवाई अब हो गई है उसमें। अब मामला जो है एविडेंसेस पे चलेगा, जो भी क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है उस पे चलेगा। फेलनी जो है वो फेडरल ऑफेंसेस फेडरल कोर्ट सुनती है। तो मामला क्या ये डाइल्यूट करने के लिए जयशंकर साहब गए थे? क्या जाते जाते जो बाइडेन मोदी सरकार को कोई गिफ्ट दे गए? ये तो चर्चा का विषय है।
बहुत सारे लोग मानेंगे इस बात को कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, और बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि नहीं, यूएस जो है वो लॉज़ बड़े स्ट्रिक्ट हैं। जब ट्रम्प साहब की जो सेंटेंसिंग थी, उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद भी अगर नहीं रुकती है, उनको अपने आप को माफ़ करना पड़ेगा या अपने आप को उनको खुद को करना पड़ेगा। तो ये भी खड़ा हो जाती है बात कि जो बाइडेन ने जब अपने बेटे को माफ़ कर दिया, तो फिर अदानी के लिए ये गिफ्ट वो क्यों नहीं देके जा सकते? सवाल ये भी खड़ा होता है। हालाँकि तमिलनाडु में और भी कुछ 2-3 डेवलपमेंट्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। पहली डेवलपमेंट ये है कि ब्लैकस्टोन जो टाटाज़ के साथ भी काम करता है, अदानीज़ के साथ रियल एस्टेट में महाराष्ट्र में काम करता है, और उन्होंने हीरानंदानी के साथ एक ग्रीनफ़ील्ड प्रोजेक्ट किया है जिसमें ग्रीन बेस जो यूरोप बेस्ड कंपनी है, वो 1500 करोड़ में एक चेन्नई लॉजिस्टिक्स पार्क बनाएगी जिसमें एंड टू एंड कनेक्टिविटी होगी। और ब्लैक रॉक, अगर मैं आपको दर्शकों को बता दूं, एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट में भी उसकी मेजर इन्वेस्टर है। टाटा पावर सोलार को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट तमिलनाडु में मिल गया है जिसमें 4.3 गीगावाट यानी कि आप समझिए सोलर सेल्स और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो उनको मिल गई है। 4300 मेगावाट या 4.3 गीगावाट के सोलर सेल मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तमिलनाडु में टाटा सोलर पावर को मिल गई है। इसका मतलब है कि टाटा पावर सोलार, अदानी और रिलायंस जो कि रिन्यूएबल एनर्जी में अब वो आना चाहते हैं क्योंकि उनके रिटेल ऑपरेशंस के और जियो जो उनका टेलीकॉम कंपनी है, उसके प्रॉफिट्स धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं। आपने देखा कि इसी साल के दौरान अ, अंबानी साहब की जियो कंपनी ने टैरिफ्स बढ़ा दिए थे बाय 30 टू 40%, जिससे 2.6 मिलियन उनके जो सब्सक्राइबर्स थे, वो या तो बीएसएनएल में चले गए या एयरटेल में चले गए या और टेलीकॉम प्रोवाइडर्स के पास चले गए। तो प्रॉफिट मार्जिन्स में कमी आई है टेलीकॉम क्षेत्र में, खासकर जियो को, और रिटेल में भी उनका नुकसान हुआ है। बहुत सारे रिटेल ऑपरेशन से वो जो बिज़नेस था उनका क्लोथिंग का और चीज़ों का, उससे भी वो एग्ज़िट कर रहे हैं। हालाँकि उनकी एजियो जो है रिटेल ऑपरेशंस जो वो ऑनलाइन करते हैं, वो अभी चल रही है, और क्रूड का तो उनका बेसिक काम है ही है, पर वो भी काम में प्रॉफिट मार्जिन्स कम है। आपने देखा रशिया का क्रूड जो $50 बैरल पे कोट किया गया, उसकी कैप फाइनली $60 पे लगी। आते-आते वो भी 72 से $78 बैरल पड़ता है, क्योंकि उसमें फ्रेट कॉस्ट होती है, इंश्योरेंस कॉस्ट होती है, और बहुत सारा पैसा ये कंपनियाँ जो हैं, वो गोस्ट फ्लीट चलाकर, यानी कि थ्रू शिप्स, नॉन अकाउंटेड, नॉन फ्रेट पेड, ये जो शिप्स हैं, ये ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ में क्रूड ऑयल को सप्लाई करती हैं, और ये गोस्ट फ्लीट जो है उन शिप्स के द्वारा चलाई जाती है जो रिडंडेंट होती हैं या जो एक्सपायर्ड होती हैं। तो कौन उन कंपनीज़ को चला रहा है, कौन उन शिप्स को चला रहा है, ये तो चर्चा का विषय है या इन्वेस्टिगेशन का विषय है। पर अभी ऐसा लगता है कि जो मोदी जी के 2 अनमोल रत्न हैं, एक राम और एक लखन है, वो कहीं न कहीं मुसीबत में नज़र आ रहे हैं। अंबानी साहब का शेयर लगातार गिर रहा है। अदानी साहब की मुश्किलें यूएस में और डोमेस्टिकली यहाँ के जो सोलर कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने लिए थे, जो हाईली कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट प्रोडक्ट्स हैं, उसमें नुकसान हो रहा है। और अदानी साहब को विल्मर कंपनी में जो फॉर्च्यून और कोहिनूर ब्रांड जिसमें रिटेल होता है, उनकी पेरेंट कंपनी लांस को अपना स्टेक जो है वो बेचना पड़ा और $2 बिलियन कैपिटलाइज करने पड़े, क्योंकि जिन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में अदानी इन्वेस्टेड हैं उसमें बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। और कोई जाके मोदी जी भी उनके कोलंबो पोर्ट के बिजनेस के लिए $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन लेके आए, क्योंकि $553 मिलियन का उनका जो डीएफसी से यूएस से पैसा रेज होना था, इस इंडाइटमेंट के बाद उनके लिए अभी दरवाजे अमेरिका अमेरिका के निवेशकों के बंद हो चुके हैं। तो धीरे-धीरे चीजें जो हैं पलट रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप की अब स्वेरिंग इन है 20 तारीख को। देखिए क्या-क्या होता है आगे। पर ये मानना ज़रूर है कि झूठ का पुलिंदा बार-बार नहीं चलता और काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। कल सुबह 9 बजे फिर किसी नए सब्जेक्ट पर आपके समक्ष पेश होऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिए कि हम इस प्रोग्राम को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। हमारी कोशिश आपको पारदर्शी तरीके से सही इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी पहुँचाने की रहती है। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।